नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस मंथ के पीआईबी पे हम चर्चा करने वाले हैं पटना वाले एडिशन का, वो है फरवरी 2026। जनवरी 2026 का मैंने बना दिया है और अपलोड कर दिया है वीडियो। साथ ही मैंने अप्रैल में जून का भी कर दिया है। तो फरवरी मार्च का करूँगा तो आपका जनवरी 2006 टू जून 2026 हो जाएगा। तो पिछले 6 महीने का पूरा हो जाएगा। जुलाई में एग्जाम है, आराम से दीजिए, इससे प्रश्न आएंगे। प्री और मेंस के ऑब्जेक्टिव साथ में बताता हूँ हर कंटेंट के साथ में, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स आज के डेट में माना जाता है यूपीएससी या किसी भी पीसीएस के लिए, वो पीआईबी है, चाहे वो नेशनल हो या स्टेट हो। अभी मैं स्टेट वाले पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। जुलाई मंथ का जब मैं पीआईबी लाना शुरू करूँगा अगले मंथ से, तो उसमें फिर मैं नेशनल पे ही पीआईबी पढ़ा दूंगा आपको, हर महीने का पढ़ाऊंगा, और जुलाई का से बिहार का भी पढ़ाऊंगा अलग से। क्योंकि चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है, इसलिए बिहार के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन जो मैं जीएस के कंटेंट देता हूँ, वो एसएससी का एग्जाम हो, अदर पीसीएस कोई भी हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, प्री और मेंस के लिए एक साथ जीएस के सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, विद पीवाईक्यू, एमसीक्यू, प्री का भी और मेंस का भी। तो जब आप टॉपिक समाप्त करते हो मेरे चैनल पे, तो साथ ही प्रैक्टिस हो जाती है प्री और मेंस की, और आप उस टॉपिक के लिए रेडी हो जाते हो। आपको बस ध्यान ये रखना है, कंटेंट तो फ्री है, आपको कुछ उसके लिए पे नहीं करना। आपको ध्यान ये रखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ किसी भी समय, तो आपको तुरंत वो वीडियो मिले और उसका तुरंत आपको फायदा मिले। दूसरी बात, चैनल नया है, आप सबका सपोर्ट जरूरी है। तो जो भी चैनल देख रहे हैं उनसे हमारी एक गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप आए हो तो, और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली से भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो नया चैनल बनाते हैं लोग, तो वो इसलिए बनाते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, लेकिन जो मोटिवेशन है वो सिर्फ सब्सक्राइबर होता है और कुछ नहीं होता। तो चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। आपका बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे एक बार फिर से स्वागत है। पहले फरवरी का पीआईबी समाप्त करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। जो फरवरी में पीआईबी हुआ था, तो मैं आपको बताऊं कि फरवरी मंथ में क्या हुआ था कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें ना एग्रीकल्चर से संबंधित हुई थी। आप मैक्सिमम न्यूज़ जो पढ़ोगे, मैंने सारे ही न्यूज़ ले लिए हैं उससे, और जो मैक्सिमम न्यूज़ है ना वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, अलग अलग तरह से। तो आपको जो पूरी फरवरी की थीम रही ना बिहार में, वो एग्रीकल्चर पे ही रही। तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्री और मेंस के पीवाईक्यू टॉपिक के साथ ही डाल दिया है, अलग से नहीं डाला है, जैसा कि मैंने अप्रैल में और जून में किया था। तो यहाँ आपको और फायदा मिलने वाला है इसका। तो चलिए, पहला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY है ना, के तहत बिहार को 210 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी गई। ठीक है, कैसे कैसे ये हुआ, न्यूज आगे बढ़ा। तो भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बजट की बात हो रही है, बिहार को 210 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के अंतर्गत जारी की गई। यह भुगतान 2023-24 में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है और इस चरण में कुल केंद्रीय हिस्सेदारी 987.875 करोड़ निर्धारित है। ठीक है, 987.875, ऐसे भी बोल सकते हो आप, 97.875 भी बोल सकते हो करोड़ निर्धारित है। बिहार सरकार को 30 दिन के भीतर राज्यांश BRRDA को हस्तांतरित करना होगा और राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन में ही होगा। साथ ही इससे ग्रामीण संपर्क, कृषि विपणन एवं सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व ऋतु ऑल वेदर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की प्रमुख योजना है। देखिए, सर्व ऋतु ऑल वेदर सड़क संपर्क का मतलब यह है कि बरसात के दिनों में कई सारी सड़कें बिल्कुल खराब हो जाती हैं गाँवों की आसपास की। तो इस योजना में जो पैसे दिए 210 करोड़, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जो सभी ऋतु में, सभी सीजन में सड़कें सही से बनी रहें और आवागमन सही से हो सके, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गांव की आर्थिक स्थिति जो है, उसी से राज्य की और उसी से देश की, सब एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, या धीरे धीरे समझोगे। तो प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इससे, तो ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व ऋतु सड़क संपर्क प्रदान करना। बिहार को 210 करोड़ रुपए जो मिले हैं, किन सहायता किस योजना के तहत मिली है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसको लटके भी पूछ सकता है कि किस योजना में कितने पैसे मिले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं भाई साहब। पीसीएस और यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं, आपको हर तरह से तैयार रहना है। इसीलिए मैं पीआईबी लेके आया हूँ कि अगर आप पीआईबी से प्रश्न आता है और आप लिखते हो और कहीं से पूछ दे, तो उनके लिए ऑथेंटिक वो है, आपके लिए ऑथेंटिक यही है।
मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास में किस प्रकार योगदान देती है, और बिहार संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अगर यह बिहार संदर्भ यहाँ करता है झारखंड के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ संदर्भ में, तो वहां के लिए वो प्रश्न बन जाएगा पीसीएस का। तो ये जो प्रश्न है ये तो आप समझ चलिए कि ये जो प्रश्न है ये सारे पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है छपरा जंक्शन पुनर्विकास एवं अमृत भारत स्टेशन योजना। छपरा जंक्शन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। स्टेशन पर लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षालय, पेयजल शौचालय एवं पार्किंग सुविधाओं का विस्तार किया गया। प्लेटफॉर्मों का विस्तार 26 कोच वाली ट्रेन के अनुरूप किया गया, कि मतलब जहां तक ट्रेन का कोच है पता चला कि प्लेटफॉर्म खत्म हो गया और 10 बोगी तो बाहर लोग खेत में उतर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उतना लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। डिजिटल सूचना प्रणाली एवं कोच गाइडेंस सिस्टम स्थापित किए गए। बिहार के 98 स्टेशन इस योजना में शामिल है। किस योजना में? अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने स्टेशन शामिल हैं? 98। ये प्रश्न है। योजना का उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक, दिव्यांग अनुकूल एवं शहर से एकीकृत परिवहन केंद्र बनाना है। एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टॉल लगते हैं, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशन का जो है समग्र पुनर्विकास करना, विकसित तो है फिर से विकास करना, पुनर्विकास करना। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के कितने स्टेशन चिन्हित किए गए हैं? तो 98, जिसमें एक छपरा भी है, जिसका न्यूज हम अभी पढ़ रहे थे। प्रश्न क्या सकता है बीपीएससी में? अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में किस प्रकार सहायक है, और बिहार के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। थावे पटना रेल सेवा, थावे वाली माता है। तो भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के या आवश्यकता के अनुसार नई रेल सेवाएं प्रारंभ कर रहा है, जिसमें 03215, 03216 जो पटना थावे स्पेशल है उसका संचालन 30 नवंबर 2025 तक किया गया। वर्तमान में थावे स्टेशन पर 34 रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस दैनिक संपर्क उपलब्ध कराती है। विशेष रेलगाड़ियां त्योहारों एवं भीड़ के समय चलाई जाती हैं। नई सेवाओं का निर्णय यात्री मांग, परिचालनीय व्यवहार्यता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होता है, और इससे उत्तर भारत की संपर्क व्यवस्था मजबूत होती है। देखिए ये बहुत ही कॉमन सा न्यूज था कि थावे स्टेशन से पटना को जोड़ा गया और कोई एक नई गाड़ी चलाई गई, चलती तो पहले भी थी, लेकिन मैंने इसको डाला क्योंकि पीआईबी में ये है तो प्रश्न आ सकते हैं। तो थावे स्टेशन वर्तमान में लगभग कितनी रेल सेवाएं? तो 34। ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, फिर भी आप जान लीजिए। विशेष रेलगाड़ियां मुख्यतः कब चलाई जाती हैं? त्योहार, ये भी नहीं पूछेगा, फिर भी आप समझ लीजिए, लेकिन चूंकि पीआईबी में था तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो बिहार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है मेंस में। बिहार में रेल संपर्क के विस्तार का क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विवेचना कीजिए। अगला है दिलदार नगर मां मुंडेश्वरी धाम नई रेल लाइन। एक रेल लाइन बिछाई गई है, भभुआ रोड दिलदार नगर 33 किलोमीटर की दूरी पे को जोड़ता है। ये नई रेल लाइन का सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया, फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है। परियोजना का उद्देश्य है मां मुंडेश्वरी धाम की बेहतर रेल संपर्कता सुनिश्चित करना। परियोजना को स्वीकृति से पूर्व डीपीआर, नीति आयोग एवं वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होगी, जो कि मिल जाएगी। नई लाइन पर्यटन, धार्मिक यात्रा एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगी, और परियोजना से कैमूर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह क्षेत्रीय संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्री में जो प्रश्न है, प्रस्तावित रेल लाइन किसके बीच है? भभुआ दिलदार नगर, ये शायद ना पूछा जाए। परियोजना स्वीकृति से पूर्व कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये पूछा जा सकता है। अगर ऐसा पूछते हैं कि रेल लाइन की कोई परियोजना के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है, तो डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है, ये आपसे पूछ सकता है। और मेंस में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में रेल अवसंरचना परियोजना की भूमिका पर मूल्यांकन कीजिए, ये जरूर पूछ सकता है। ठीक। अगला है बिहार की रेल परियोजनाओं में बजट का आवंटन। बजट से है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाए। वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए रेल बजट लगभग 10,066 करोड़ निर्धारित किया गया। 2009 से 14 की तुलना में यह लगभग 9 गुना अधिक है। बिहार में कुल 52 रेल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 31 नई लाइनें, 1 आमान परिवर्तन एवं 20 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। कुल लंबाई 4663 किलोमीटर है। मार्च 2025 तक 1250 किलोमीटर रेल लाइन चालू की जा चुकी है, और परियोजनाओं से संपर्क, निवेश, उद्योग एवं योजना में रोजगार में वृद्धि होगी। भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी मुख्य चुनौतियां हैं। प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं प्री में? बिहार में स्वीकृत रेल परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 52, ये पूछ सकता है। बिहार के लिए 2025-26 में रेल बजट लगभग कितना निर्धारित किया गया है? 10,000,
10,066 करोड़, ये पूछ ही सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे, तो रेल में भारत बिहार में रेल अवसंरचना के विस्तार की उपलब्धियों और चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मैं फिर से बोलूं, समालोचनात्मक विश्लेषण, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको ठीक समझ के ही आंसर लिखना है। आगे देखिए प्रश्न है, लेटी बीओपी उद्घाटन एवं एसएसबी की आधारभूत संरचना परियोजनाएं। 26 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया जिले में स्थित सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की लेटी सीमा चौकी बीओपी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार के 3 प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं का लोकार्पण एवं एक अन्य सीमा चौकी का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया। सीतामढ़ी एवं अररिया में नए प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र, बैरक एवं आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। साथ ही परियोजनाएं सीमा प्रबंधन, जवानों के कल्याण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेंगी और भारत नेपाल सीमा सड़क योजना से निगरानी क्षमता एवं स्थानीय विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये तो कंटेंट था। प्रश्न कैसे आ सकते हैं, तो लेटी बीओपी का उद्घाटन बिहार के जिले में किया गया, अररिया पूछ सकता है। लेटी बीओपी किस बल से संबंधित है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये भी पूछ सकता है। उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने, ये भी पूछ सकता है। बीपीएससी मेंस का प्रश्न कैसा आएगा, भारत नेपाल सीमा पर आधुनिक सीमा अवसंरचना के विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इस तरह से मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, एम्स पटना की एआई पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। आपको लग रहा हो कृषि वाला तो अभी तक आया नहीं, सर ने शुरू में बता दिया कृषि, तो आगे जो न्यूज़ आएंगे वो आपको कृषि से आएंगे सर, देखते जाइए आप। तो एम्स पटना ने सीडैक पटना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुआ। उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एवं साइबर सिक्योरिटी का उपयोग बढ़ाना है। एआई आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। कैंसर एवं अन्य गंभीर रोगों की शीघ्र पहचान हेतु मेडिकल इमरजेंसी विश्लेषण किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन एवं मरीजों के डेटा की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और एआई स्पेशल पर्पस हब AISPH की स्थापना की जाएगी। यह बिहार एवं झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के लिए नोडल केंद्र भी बनेगा। यह था एम्स पटना की एआई पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव एम्स पटना का। प्री में कैसे प्रश्न आएंगे, तो एम्स पटना ने एआई पहल के लिए किस संस्था समझौता किया है, सीडैक, याद रखिएगा, इसको नाम रट लीजिए, ठीक है। अगला है AISPH का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एआई आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान प्रशिक्षण, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आपको। एआई स्पेशल पर्पस हब, इसको बोलते हैं AISPH, ठीक है। मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग के लाभ एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, प्रश्न आ सकता है। अब आता है, शुरू हो गया किसानों वाला, तो सिक्किम किसानों का समेकित कृषि विकास प्रणाली, सिक्किम का बिहार से क्या लेना देना है वो आपको यहाँ समझ में आएगा आगे। तो ICAR पूर्वी अनुसंधान परिसर जो है पटना द्वारा 2 से 6 फरवरी 2026 तक प्रशिक्षण आयोजित किए गए। प्रशिक्षण में सिक्किम के 27 किसानों ने भाग लिया, जिसमें से 18 महिलाएं थी। विषय क्या था, समेकित कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS। उद्देश्य क्या था, सीमित संसाधनों से अधिक उत्पादन एवं आय बढ़ाना है। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, कंपोस्ट, कृषि वानिकी एवं प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण दिया गया। डेयरी, सुअर पालन एवं अन्य सहायक उद्यमों को कृषि से जोड़ने पर बल दिया गया। कार्यक्रम जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था ने किया, ICAR RCER पटना ने, ठीक है, 2 से 6 फरवरी के बीच में किया था। समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का समेकित उपयोग एवं किसानों की आय बढ़ाना। ये प्री में प्रश्न आ सकते हैं इस तरह से। मेंस में आ सकता है, समेकित कृषि प्रणाली जो है IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वह छोटे एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर जो है टॉपिक आपका वो है डिजिटल कृषि मिशन, फिर एग्रीकल्चर से है। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। मिशन के अंतर्गत क्या था, एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री एवं डिजिटल फसल सर्वेक्षण विकसित किए जा रहे हैं। उसी पर 30 जनवरी 2026 तक देश में 8.39 करोड़ किसान ID जारी की गई थी, किसान ID। बिहार में जो है वो 28.62 लाख किसान पहचान पत्र जारी हुए थे, किसान ID जारी हुई थी, मतलब 8 करोड़ 39 लाख में 28,62,000 जो है वो किसान पहचान पत्र बिहार में जारी किए गए थे। और ये जो 38 जिले हैं उनमें डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया। राज्य को, बिहार राज्य को 2025-26 में
7.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए थे इसके लिए। और मिशन का उद्देश्य क्या था? डेटा आधारित कृषि, पारदर्शिता एवं किसानों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी कब मिली? सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा। और एग्री स्टैक में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो सभी शामिल है। किसानों की रजिस्ट्री आईडी कार्ड वाला, बोई गई फसल का रजिस्टर और जियो रेफरेंस ग्राम मानचित्र। ठीक है, यहाँ जियो वो फोन वाला जियो नहीं है, GEO। ठीक है, अब है मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे? तो डिजिटल कृषि मिशन भारतीय कृषि में पारदर्शिता, उत्पादकता एवं सुशासन को किस प्रकार बढ़ावा देता है, ये स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न आएगा मेंस। अगला है केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन IPM शिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है कि केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र पटना द्वारा 5 दिवसीय IPM प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण रबी फसलों में, फिर देखिए एग्रीकल्चर का प्रश्न है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM पर आधारित केंद्रित था। इसमें 40 से अधिक अधिकारियों एवं FPO प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैविक नियंत्रण, फोरमेन ट्रैप, पीला एवं नीला चिपचिपा जाल, ट्राइकोडर्मा आदि की जानकारी दी गई। NPSS ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। कीटनाशकों के सुरक्षित एवं संतुलित उपयोग पर विशेष बल दिया गया। और AESA एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस के माध्यम से किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? MCQ मैंने डाला है। IPM का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और IPM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल एवं समेकित कीट प्रबंधन, मतलब किस तरह से कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो सुरक्षित तरीके से और संतुलित रूप में कितना करना है, कितना सुरक्षित है, वो किस तरह से किया जाए, इस पर जो बल दिया गया था, इसलिए ये कार्यक्रम था। तो जो IPM का मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण अनुकूल एवं समेकित कीट प्रबंधन। BPSC मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन IPM टिकाऊ बीज एवं पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, विवेचना कीजिए। अगर आपने ये प्रश्न क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, तो आप आराम से लिखोगे। और ये सिर्फ BPSC नहीं, किसी भी PCS में पूछ सकता है प्रश्न, UPSC के मेंस में भी पूछ सकता है। अगला है आपका बिहार में कृषि अनुसंधान। तो भारत सरकार बिहार सहित पूरे देश में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA लागू कर रही है। प्रति बूंद अधिक फसल PDMC योजना के अंतर्गत बिहार में 35,496 हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई से आच्छादित किया गया है तथा 233.75 करोड़ जारी किए गए हैं रुपए। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 1.56 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF के तहत 400 क्लस्टर, 49,855 किसान एवं 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। PKVY जो है उसके तहत 31,783.27 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, जिससे 43,208 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ICAR RCER पटना एवं 44 कृषि विज्ञान केंद्र KVKs आधुनिक कृषि तकनीक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही KVKs ने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन्होंने 2024-25 में 23,181 प्रदर्शन किया। 1.73 1,73,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया। मतलब 1,73,000 किसानों को KVKs ने, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रशिक्षण भी दिया। और साथ ही 13.09 मतलब 13,09,000 हितधारकों को भी जागरूक किया। MCQs किस तरह के डाले गए हैं यहाँ पे देखो, PYQ मतलब प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो बिहार में कृषि अनुसंधान एवं आधुनिक कृषि तकनीक के प्रसार में कौन सी प्रमुख संस्था कौन सी है? तो ICAR RCER पटना। बिहार में कृषि अनुसंधान के परिणामों को किसानों तक पहुंचाने हेतु कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं? 44 ये ऊपर था कंटेंट में, यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे। मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? तो बिहार में कृषि अनुसंधान एवं कृषि विज्ञान केंद्र KVKs किसानों की आय बढ़ाने एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से डालना कि वो आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देते हैं, अनुसंधान के प्रसार में भी भूमिका निभा रहे हैं, वो किसानों को बताते हैं कि जैविक खेती कैसे की जाती है, उससे भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो हर तरह के वो हेल्प कर रहे हैं KVKs जो किसान विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है। इस तरह से आपको लिखना है इसके मेंस में। अगला जो है टॉपिक वो देख लेते हैं क्या है। अगला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF परियोजनाएं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF की शुरुआत कृषि अवसंरचना को मजबूत करने हेतु की गई। योजना के अंतर्गत 26 जनवरी 2026 तक बिहार में 2222 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
इसमें सीमांचल क्षेत्र जो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, उसमें 411 परियोजना शामिल है। और इन परियोजनाओं में मुख्यतः जो है वो गोदाम शीत श्रृंखला जो कोल्ड चेन है, प्रसंस्करण इकाइयां एवं मूल्य संवर्धन से संबंधित जो है वो परियोजनाएं हैं। बिहार सरकार स्थानीय भंडारण क्षमता बढ़ाने के हेतु AIF ने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का समन्वित उपयोग किया है और इससे फसल कटाई के बाद होने वाली हानि भी कम हुई है और होगी, और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे ग्रामीण कृषि की अवसंरचना भी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। AIF जो है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, वो कृषि मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को मजबूत करने की एक प्रमुख सरकारी केंद्रीय योजना है। ठीक है, प्री में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, तो बिहार में AIF के अंतर्गत कितने परियोजनाएं स्वीकृत हैं 26 जनवरी 2026 तक, तो वो है 2222, ऊपर है कंटेंट में। AIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि अवसंरचना एवं भंडारण क्षमता का विकास करना किसी भी स्टेट में, अब है और पूरे देश में भी। बीपीएससी में इसमें कैसे प्रश्न आएंगे या अदर PCS में, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF ने भारतीय कृषि में मूल्य संवर्धन, भंडारण एवं किसानों की आय वृद्धि में किस प्रकार सहायता प्रदान की है, और बिहार संदर्भ में अगर आएगा तो उसमें विवेचना आपको करनी है बिहार के संदर्भ में। अगर वो आपका यहाँ यहीं तक था, आपका पूरा टॉपिक ये समाप्त होता है। और फिर से एक बार हम मिलेंगे, अगला जो आएगा उसमें वो मेरे ख्याल से मार्च का वीडियो होगा, मार्च वाले में हम आएंगे, और इस तरह से फिर 6 महीने का समाप्त हो जाएगा। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बीपीएससी, अदर PCS और यूपीएससी के प्री मेंस की तैयारी GS के संदर्भ में पूरी फ्री कराई जाती है और डिटेल से कराई जाती है, और हर टॉपिक के साथ आपको PYQ बताया जाता है प्री और मेंस के लिए, जिससे आपका वो जो टॉपिक है, वो जो कंटेंट है, वो वहीं पर कंप्लीट हो जाए, और साथ में करंट अफेयर्स की भी आपकी जानकारी आपको दी जाती है। अभी PIB श्रृंखला चला रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, 26 जुलाई को एग्जाम है, ये डेट नहीं बढ़ा है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी PIB आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि करंट से कोई प्रश्न आए तो आपसे मिस ना हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो मार्च 2026 का वीडियो होगा, और PIB पटना की खबर उसमें होगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।